वेलकम बैक गाइस, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0 पर आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। और आज हमने लेके आया है क्या, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023। ये हमारे एग्जाम पड़ा था 2023 का 10th बोर्ड, तो उसी का हमने साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं और उसके हल्का फुल्का अदर टॉपिक्स भी साथ में क्लियर करते चलेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में कुछ कुछ काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसका वर्तनांक सबसे अधिक है? तब वर्तनांक सबसे अधिक है कहने का मतलब उसमें जाने के बाद प्रकाश सबसे ज्यादा झुकेगा, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सघन माध्यम क्या है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कहने का मतलब सबसे ज्यादा किसमें, मतलब प्रकाश की चाल सबसे कम है, मतलब सबसे कम है। तो सबसे कम किसमें है? जल में तो नहीं हो सकता, हवा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शीशा में भी नहीं होगा, हीरा में सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। इसका अपवर्तनांक भी होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42, मात्रक हीन है 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। जल का होता है कितना? जल का 1.33। इसे को पूछ सकता है एग्जाम में, जल का अपवर्तनांक पूछेगा, हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा, हवा का निर्वात के, वैसे भी चाल, हवा का चाल निर्वात के चाल के लगभग में बराबर है, इसलिए दोनों का अपवर्तनांक जो है सेम ही है। मान के चलो इसका वैसे है, इसका ओरिजिनल अपवर्तनांक है 1.0003। अब इतना के बाद 3 लिया नहीं जाएगा, इसलिए इसका मान लिया जाता है लगभग में 1। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक मतलब हवा का लगभग में अपवर्तनांक 1। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हीरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल बहुत स्लो चलेगा पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अब होती है धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है? ऐसे रहेगा, इसका उभरा हुआ भाग रजतित रहेगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा उत्तल दर्पण, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हम देखते हैं कि पोल से बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो ये हमारी ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे अगर लेते हैं चिन्ह परिपाटी से, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो हमारा पोल को मानते हैं यह हमारा हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर मापेंगे तो आ जाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इधर बाईं ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋणात्मक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। अगर हम पूछेगा उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का होगा धनात्मक। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि इसका इधर की तरफ जा रहा है हमारा फोकस। ठीक है, मतलब ऐसा लिया जाता है बस। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 3 नंबर देखते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस हमारा कितने गोलों से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पे सिंबल से देख सकते हैं, पहला गोला इधर से ऐसे जा रहा है, पहला गोला हमारा ये हो गया, दूसरा गोला हमारा इधर से ऐसे जाएगा, दूसरा गोला हमारा ये हो गया। अब ये गोला है भाई, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा इसका, तो इसको मान लेते हैं हमारा सेंटर हो गया। इधर का भी एक सेंटर हो गया, सेंटर का आधा हमारा हो गया फोकस, इधर भी सेंटर का आधा हो गया हमारा फोकस। इसको मानते हैं 2f, इसको भी बोलते हैं 2f। अब इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा वैसे, इसलिए इसको लेते हैं 1, इधर वाले को 1, इधर वाले को 2 ले लेते हैं बस। तो यहाँ पे फोकस की संख्या कितनी है? एक फोकस तो ये हो गया, दूसरा फोकस हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे फोकस की संख्या कितनी है? 2। अब लेते हैं अवतल लेंस में 2 गोलों से मिलकर बना हुआ, दोनों का अलग अलग होगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों का एक अलग अलग सेंटर होगा, दोनों का एक अलग अलग फोकस भी होगा। f 2f 2
2 2f1। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? 2। फोकस की संख्या 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग बता सकते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में मतलब क्या होता है ना कि इसमें मतलब प्रतिबिंब जो होता है ना इसको बड़ा दिखाया जाता है। जैसे कि मान के चलो हम समतल दर्पण हम लोग यूज करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण देखते हैं तो जितना हमारा फेस है उतना ही उसमें भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण अगर देखेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है? हमारा अगर यहाँ पे अगर पोल और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखते हैं तो ये क्या होता है ना, ये काल्पनिक बनाता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं रे। ठीक है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बस यही कारण है कि इसको यूज किया जाता है हजामत में, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में हजामत में दोनों एक ही बात है। दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई कि मतलब इसमें क्या होता है ना कि मतलब हम लोग को देखने में लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन जो दाढ़ी बनाते समय रहता है उसका मतलब बहुत बड़ा रहता है। फोकस बहुत लंबा चौड़ा रहता है। इस कारण हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जाएंगे आईने से? बस इतना। तो इस कारण इसका जो होता है बड़ा बनता है। अब बड़ा बनेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। बड़ा बनता है तो मतलब पूरा क्लियर रूप से दिखता है। और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब डॉक्टर लोग यूज करता है नाक, कान, मुंह आदि में देखने के लिए इसका उपयोग करता है। मतलब देखने के लिए ताकि मतलब अंदर लाइट जा सके, ऐसे लगाता है इस तरह से, क्या कहता है, इस तरह से रहता है सिर में लगाया हुआ। यहाँ पर लाइट मारता है, ये रोगी के मुंह में जाता है। मुंह में जाता है तो दिखता है डॉक्टर को कि मतलब क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो अच्छे तरीके से दिख पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवतल। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है? ये बहुत सिंपल सा संबंध है भाई। मतलब f बराबर 2r, ये r बराबर, अबे सॉरी कहा गया, f बराबर r बटा 2, ये r बराबर 2f। ये दो फॉर्मूला है अच्छे तरीके से। यही बस संबंध से पूछ रहा है। f बराबर r बटा 2, जो आपको सही लगे उसमें टिक मार दीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस बोल रहा है। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहने का मतलब सारे लाइट्स को एक जगह पे एक बिंदु पर लाके एकत्रित करेगा। बात समझ में आई? 3 तरह के बीम्स होते हैं, पैरेलल बीम, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज। समांतर ऐसे जाएगा, तीनों मतलब समांतर रूप से जाएगा। फिर एक आएगा, एक बिंदु पर एकत्रित होगा। फिर एक और जाएगा जो मतलब एक बिंदु से दूसरी तरफ फैलेगा। तो इस तरह का जो 3 किरण पुंज होता है, इसी पर आधारित है कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या करेगा? किसी एक बिंदु पर एकत्रित करेगा, तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये क्या करता है? सारे इसके समांतर कितनी भी किरण भेज दो, ये ले जाके फोकस पर ले जाके मिला देता है। ये फोकस पर ले जाके मिला देता है, तो इसी को कहा जाता है अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस किरण को फैलाएगा। ऐसे आ रहा है किरण, ये हमारा मुख्य फोकस, ऐसे आ रहा है किरण, फोकस से लेकर इसको इस तरह से फैला देगा। आया? फैला देगा। यह हो गया हमारा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस मतलब फैलाएगा, अभिसारी लेंस मतलब एक जगह पे एकत्रित करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर लेंस। नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? सिंपल सी बात है, सबसे मतलब न्यूनतम होता है। प्रिज्म से हम लोग टकराते हैं किसी प्रकाश, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है,
इसमें पहला होता है बैगनी, पहला क्या होता है बैगनी। यहां से भी हम समझ सकते हैं कि बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे न्यून होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा वो कम विचलित होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे जितना कम वो ज्यादा विचलित होगा। अब यहाँ पे बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, तो ये ज्यादा विचलित हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहा था दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो जो ज्यादा विचलित हो रहा है उसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम। अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होता है हमारा लाल का, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे कम विचलित होता है, सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बैगनी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब वायुमंडल में बहुत सारे मतलब माध्यमों में परिवर्तन होता है, तारे हम लोग से बहुत दूर, बहुत मतलब बहुत प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो उनका प्रकाश जब हमारे नेत्रों तक पहुंचते पहुंचते ना बहुत बार अपवर्तित हो जाता है। कभी सघन कभी विरल, कभी सघन कभी विरल, इस प्रकार वो मतलब टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे करके हमारे आंखों के पास पहुंचते हैं। तो कभी कभी वो मतलब टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं, हमारे आंखों से उनका कनेक्शन टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। इस कारण हमें प्रकाश मतलब तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा बात है, प्रकाश के अपवर्तन को ये दर्शाता है। ठीक है, और किस कारण होता है? प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? कुछ देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा किसमें प्रकाश की चाल होगी। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होगा निर्वात में। निर्वात में क्यों? क्योंकि वहां पे कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है। मान के चलिए अगर हवा में अगर लाइट बारते हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, हल्के फुल्के। अगर निर्वात में अगर लाइट जलाएंगे तो बहुत मतलब उसका गति बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब निर्वात से हल्का फुल्का कम वायु का रहता है चाल। वैसे निर्वात में इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर निर्वात अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो हम मारते वायु में, लेकिन वायु और निर्वात दोनों है तो हम निर्वात में मारेंगे, क्योंकि वायु से भी ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है? दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पहला नियम अपवर्तन का नियम पहला देख लेते हैं। ये हुआ हमारा अभिलंब, ये आया, ये गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही समतल पर, तीन और अभिलंब दोनों तीनों एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल में होंगे, तीनों एक ही समतल पर होंगे। पहला नियम ये कहता है हमारा। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू, एक नियतांक होता है जिसको म्यू से सूचित किया जाता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। ठीक है, बस यही है, इसका दो नियम होता है, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र का कहने का अर्थ क्या अर्थ है? जिसमें जल के माध्यम से बिजली उत्पन्न किया जाता है, जल के माध्यम से बिजली उत्पन्न किया जाता है। हमारा मतलब डायनेमो लगा रहता है इस तरह से। ठीक है, ऊपर से पूरा तेज गति से पानी गिराया जाता है, इस कारण ये घूमने लगता है, फिर चक्कर लगाने लगता है। और यही डायनेमो का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से कनेक्ट किया रहता है, तो इस तरह से इसको स्टोर किया जाता है, फिर लाइन को इस तरह से लाइन बन जाता है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस ऊर्जा को?
अब कुछ लोग कहेंगे कि मतलब जल ऊर्जा को, जल कोई ऊर्जा नहीं है वैसे, मतलब किस ऊर्जा को मतलब रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा डायनेमो है, ठीक है। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर हुआ, क्यों, क्योंकि मतलब अस्थिति मतलब पूरे मतलब इसकी स्थिति को बदल रहे हैं। पहला चीज है कि मतलब इस पे हम फोर्स दे रहे हैं, फिर इसकी स्थिति को बदल रहा है, स्थिति को बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से हम चेंज कर रहे हैं इसको विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा तो होगा नहीं, सौर ऊर्जा तो हमारे सूर्य से मिलता है, तापीय ऊर्जा भी होगा नहीं, तो सिंपल सा स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन करके इसको उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, ठीक है। तो जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती हम जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती हम जलाते हैं, इसको जला दिए। अब जला दिए तो इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, पहले हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। पहले तो इसमें जल रहा है तो पहला तो इसमें पहले तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें पहला जो था वो रासायनिक ऊर्जा था, इसके पास क्या था रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा को फिर जलाए हम तो यहाँ से बदल गया ये प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा कहो या फिर तापीय ऊर्जा कहो, चेंज कर रहा है ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे परिवर्तित कर रहा है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा ये रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है तो ये रासायनिक ऊर्जा होगी, इसको जलाएं तो परिवर्तन कर रहा है प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। बात समझ में आए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है। तो एक सेल है, मान के चले एक क्या कहता है इसको, एक सेल होता है ना, एक सेल है, यह एक सेल है, प्लस माइनस धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान और विद्युत वाहक बल का मान की तुलना में क्या हो जाता है। तो तुलना कर रहा है, विद्युत वाहक बल तो स्थिर रहेगा इसमें, जब इससे करंट हम ले रहे हैं ना तो इसमें विद्युत वाहक बल स्थिर रहेगा, लेकिन इसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर रहेगा वो उससे कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम विद्युत धारा उससे लेंगे वैसे वैसे उसका विभवांतर घटते जाएगा, और लेकिन विद्युत वाहक बल अस्थिर रहेगा, बिल्कुल अस्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। और अगर विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ये नॉर्मल जितना था उतना ही रहेगा, दोनों मतलब बैलेंस में रहता है, जितना उसका विद्युत वाहक बल है उतना ही उसका विभवांतर रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ सकते हैं, पहला हो जाएगा पार्श्व क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम, ठीक है। पार्श्व क्रम मतलब एक परिपथ है, यहां से ऐसे ऐसे करके पहला जोड़ दिए इसे, दूसरा ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो इसको कह दिए हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि मतलब जोड़ दिए ना इस तरह से तो इसका मान घट जाएगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर समांतर क्रम में जो मतलब प्रतिरोध का मान अगर न्यूनतम लेना है तो हम जोड़ेंगे इसको समांतर क्रम में, अगर अधिकतम लेना है इस तरह से जोड़े श्रेणी क्रम में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मान के चलो 2 ओम 5 ओम 3 ओम, ठीक है। ऐसे अगर लेते हैं ना तो डायरेक्ट ये आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 3 5 2 7 7 3 10 डायरेक्ट हो जाएगा 10 ओम। मतलब इससे मतलब अधिकतम मान हमको मिल रहा है प्रतिरोध का। और यहां से अगर 5 ओम अगर लेते हैं दोनों का 5 ओम
तो इसका फॉर्मूला होता है आरपी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये होता है फॉर्मूला। R 5 गुना 5 बटे में 5 प्लस 5 25 बटा 10। यहाँ पे 2.5 ओम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब न्यूनतम पता चल रहा है हमें, न्यूनतम प्रतिरोध मिल रहा है और यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध मिल रहा है। तो हम अधिकतम प्रतिरोध पाने के लिए किसमें जोड़ेंगे, मान बढ़ाने के लिए किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह है विद्युत चुंबक। तो आप लोग पढ़े होंगे परिनालिका में नरम लोहा को डालते हैं, दोनों तरफ से धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बन जाता है हमारा विद्युत चुंबक। ये बहुत ज्यादा जितना बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन तब तक ये जानते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह है नरम लोहा। और परमानेंट चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। इस्पात माने स्टील, ठीक है। इस नरम लोहा की जगह पर अगर हम स्टील रखेंगे तो हमारा परमानेंट चुंबक बन जाएगा, ठीक है। और उसको मतलब परिनालिका से निकालने के बाद भी उसका यूज करेंगे तो वो नॉर्मल चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उच्चतम ताप पर बोल रहा है तो नाभिकीय संलयन मार देना है। उच्चतम ताप पर कौन सी अभिक्रिया बोल रहा है तो नाभिकीय संलयन। और नॉर्मल टेम्परेचर पे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन हमारे कमरे के ताप पर भी हो सकता है। कमरे के ताप पर अगर नाभिकीय विखंडन किया जाए तो वो हो जाएगा, बट अगर नाभिकीय संलयन करने का बात कहें तो उसके लिए उच्चतम ताप चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब ताप की जरूरत पड़ती है, तापमान की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। इसमें कौन सा मेटेरियल पाया जाता है, कौन सा धातु मतलब कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सौर सेल में किसका उपयोग किया गया है, कौन सा तत्व रहता है, तो सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा युक्ति सौर सेल। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये मतलब सिंपल सा किताब में लिखा हुआ था 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रफ्तार होना चाहिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलाया जाए तो कहीं भी मतलब विद्युत उत्पादन किया जा सकता है पवन चक्की द्वारा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या। विद्युत वाहक बल का कहने का मतलब वोल्ट, जिसको वोल्ट बोलते हैं, वही है विद्युत वाहक बल। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, इकाई आवेश पर जो बल लगाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर, उसी को बोलते हैं। इसका सही मात्रक होता है वोल्ट। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में जैसे कि हमारे घर में भी मतलब देखते ही होंगे, इतना तो आप लोग पता ही होगा, हमारे घर में एसी करंट आता है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब इसकी आवृत्ति क्या होती है ना, समय के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल ऐसे रहेगा, ऐसे है ना। ग्राफ में अगर इसको लेते हैं तो मतलब समय के साथ इसके दिशा में परिवर्तन होता रहता है, दिशा मान सब कुछ इसका बदलता रहता है समय के साथ। जैसे मतलब किसी को झटका मारते तो देखते हैं ना, पूरा दम हिल जाता है, मतलब अप डाउन, इस तरह से होता है। और दिष्ट धारा में क्या होता है, डीसी में
नॉर्मल से पूरा एकदम सीधे जाएगा इसका, मतलब कम जा रहा है तो कम ही जाएगा, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे घर में कौन सा आता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, और डीसी डायरेक्ट करंट। ये हम लोग का आता है, मतलब ये बैटरी वगैरह में रहता है, और ये हमारा आता है पोल से हमारे घर में, जिससे अगर हमारा पंखा चलता है, बल्ब जलता है आदि आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा कितना 50 हर्ट्ज का आता है, लगता है हमारे घर में, और 220 वोल्ट विभवांतर 220 वोल्ट। और अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 में, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब रंगों का बिखरापन, मतलब रंगों को अगर बिखेर दे, मान के चलो कि प्रिज्म से गुजार दिए श्वेत प्रकाश, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मतलब श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रकार प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण नॉर्मल अगर वायु में, मतलब हम लोग के वायुमंडल में अगर किया जाए वर्ण विक्षेपण तो हो जाएगा। प्रिज्म को अगर ले जाके अगर हम करें जल में भी देखने को मिलता है वर्ण विक्षेपण, सूर्य का प्रकाश आता है, और कभी कभी अगर बाल्टी में अगर पानी रख देते हैं, कांच रख देते हैं, तो उसमें हमें दिखता है वर्ण विक्षेपण। फाइबर में हमारा फाइबर का भी बन जाता है, उजला जो फाइबर रहता है उससे भी हमारा बन जाता है प्रिज्म, उससे भी हमारा वर्ण विक्षेपण पॉसिबल है। कांच में तो वैसे भी पॉसिबल है, बट निर्वात में नहीं हो सकता है, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में क्या होता है कि मतलब प्रिज्म को जो लेके गए श्वेत प्रकाश भी गया, लेकिन ये सिर्फ विचलित होकर निकल जाता है बाहर। निर्वात में इसका मतलब कुछ नहीं हो पाता है, अब बोलेंगे प्रकाश की चाल उसमें चलती है, प्रकाश गमन करता है निर्वात में, लेकिन यहाँ पे मतलब ये वर्ण विक्षेपण नहीं कर पाता है। बस अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा प्रकाश प्रिज्म, कांच का प्रिज्म, मान के चलो ये प्रिज्म है, वायु में रखा, इससे श्वेत प्रकाश, मान के चलो कैसा भी प्रकाश आ रहा है इसमें। अब ये क्या है, यहाँ पे हम डालते हैं लंब डाले, ये क्या है हमारा लंब है, और हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ऑफ कोर्स जरूर, मतलब साधारण सी बात है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ये तो रूल है। तो ये कहां में मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर ही हमारा आधार है, ये हो गया हमारा आधार, प्रिज्म का आधार है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दूंगा, आधार की ओर। ये नीचे की ओर भी गलत होगा, क्योंकि जरूरी है कि नीचे की ओर मुड़ेगा, इसको पलट देंगे तो हो सकता है उधर चल जाए, लेकिन आधार की ओर सही होगा, ऊपर भी नहीं होगा, आधार से दूर भी नहीं भाग सकता, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो नीचे की ओर झुकेगा, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगा, तो आधार की ओर ये झुक रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 2Zn + O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये पढ़े होंगे कि मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन मिला वो हो गया उपचयित, जिसके साथ मिल गया वो हो गया उपचयित, और उस अभिक्रिया को कर दिया उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, या हाइड्रोजन को त्यागेगा, हाइड्रोजन को छोड़ेगा, तीनों अवस्था में ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण या इसी को बोलते हैं उपचयन। अब इसी मतलब सीधा इसके उल्टा, ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का संयोग। अब इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है,
जिंक के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पे सिंपल मतलब ऑप्शन में दिया हुआ उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, जिंक जिंक ऑक्साइड बना रहा है तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। खाने वाला सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारा खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaHCO3। खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। किसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या आ गया। 25 नंबर देख लेते, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछ रहा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो कमरे के ताप पर पारा द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 26। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह उसमें कहता है जिसमें आकृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस जिसको रखा गया है, हीलियम, आर्गन, नियोन, जेनन, रेडॉन हीलियम, आर्गन, नियोन आदि रहता है इसमें। लास्ट वाला तत्व, लास्ट वाला जो शादी में रहता है ना, उसमें हीलियम रहता है, आर्गन रहता है, नियोन रहता है। ये सब हो गया हमारा शून्य तत्व, शून्य 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 समूह का तत्व। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ये क्षारीय धातु में आता है। ऑक्सीजन भी होगा नहीं, क्लोरीन भी होगा नहीं, तो हीलियम होगा, क्योंकि हीलियम ये हमारा आ रहा है लास्ट वाले सारणी में, लास्ट वाले समूह में ये आता है। और इसको कहते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, बहुत सारा इसका नाम है। लेकिन काम इसका सिर्फ मतलब इसका गुण सिर्फ एक ही है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और ये आवर्त सारणी के सबसे अंतिम समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर रंग परिवर्तन हो जाता है, तो इसका रंग हो जाता है पीला। सोडियम कार्बोनेट के साथ मेथिल ऑरेंज मिलाया जाता है तो ये पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चले जाते हैं। और इसका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो जानते ही हैं, Na2CO3, और उसके साथ मेथिल ऑरेंज मिलाया होता है तो उसका रंग हो जाता है पीला। 28 नंबर में आता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी में निम्नलिखित में कौन है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान, जिसके मतलब इसके बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलता है 29 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, तो 16। गंधक सल्फर 16। आगे देख लेते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, ठीक है। अम्ल जल में विलय होता है क्योंकि मतलब अम्ल जो होता है ना जल में घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है और आयनित हो जाता है। सॉरी, लगता है इसका आंसर आयनित होगा, वैसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका हो सकता है विलय भी हो सकता है, आयनित भी हो सकता है, क्योंकि जब जल में घुलकर मतलब विलय होकर आयनित हो जाता है। आयनित हो जाता है कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन दे देता है, उसके बाद जल का सुचालन मतलब क्या करता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो इस कारण इसका हो सकता है आयनित होता है, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल आयनित हो जाता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होता है, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड सिंबल क्षारीय होता है, ठीक है, और अधातुओं का अम्लीय होता है। सोने के निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार करता है, तो कॉपर मिलता है सोने के साथ और बनाता है मिश्र धातु बनाता है, कॉपर प्लस ऑरम मिलकर मिश्र धातु बना देता है, ठीक है। और ये सब जिंक, फेरम, पोटेशियम, ये सब मतलब सोने के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। पोटेशियम मिलाएगा तो खराब ही हो जाएगा, लोहा को तो मिलाएगा नहीं, लोहा और सोना का कॉम्बिनेशन कभी होगा नहीं,
इसलिए कॉपर मिलाया जाता है, मतलब आभूषणों को तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaCl AgNO3 अर्जेंटम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा एक समीकरण दिया है, ये पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सोडियम था, पहले इसके साथ चला गया इसके साथ, NaCl प्लस अर्जेंटम नाइट्रेट इज इक्वल टू AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये मतलब सोडियम चला गया इसके साथ और ये चला आया सोडियम चला गया इसकी जगह पे और अर्जेंटम चला गया डायरेक्ट इसकी जगह पे, मतलब एक्सचेंज कर लिया अपने जगह। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। दिख रहा है साफ? सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 Si14, ये क्या है? एक उपधातु है, लगता है कुछ संख्या है उपधातु का, तो ये एक उपधातु है। ठीक है, 34 नंबर उपधातु। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। तो ये बता दें किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसका बाहरी सेल में पूरे तरीके से भरा रहेगा। अब जिसका पेटवा भरा है वो कितना खाएगा? वो खाएगा कभी खाना? अब तुरंत मतलब पूरा उसका पेटवा हमेशा भरले रहता है। इसका जो है ना, जिसके बाहरी सेल में पूर्ण सेल भरल है उसका हमेशा पेट भरल रहता है, वो कभी नहीं खाएगा। तो खाइए नहीं करेगा तो उसको उत्कृष्ट गैस कहेंगे, और का। ठीक है, संक्रमण तत्व क्षारीय मृदा धातु सेकंड वाला समूह में जो रहता है उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। हेलोजेंस वही हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, वही सब हो गया हेलोजेंस। उत्कृष्ट गैस हीलियम, आर्गन, नियोन। तो यहाँ पे जिसके बाहरी सेल में पूरे रूप से भरे होते हैं उसको कह देते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, जो कहे। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है खड़िया, जिसको मतलब संगमरमर भी बोला जाता है, खड़िया। तो इसका हो जाएगा CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, हमेशा पूछते ही रहता है, समझो। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड जैसे ही बोल दिया, देख लो इसमें क्या कहता है, अधातु कौन सा है? कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, सिर्फ सल्फर ही एक अधातु है। मार दो इसमें, और क्या देख के मार दो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कौन अल्काइन है? अल्काइन का सिंबल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। अल्काइन का ये होता है। अल्केन का क्या होता है? CnH2n +2। और अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, कम से कम आपका बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अल्काइन का सूत्र पूछ रहा है, इस पर कौन बैठ रहा है? अल्काइन का पूछ रहा है CnH2n -2 पर कौन बैठ रहा है? पहला को बैठा के देखते हैं। C1 है तो 1 रखते हैं यहाँ पे, C1 1 दूना 2, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल है। 2 दूना 4, ये तो अल्कीन का सूत्र है। इस पर अगर बैठाते हैं, इसका मान 2 रखते हैं, C2H4 -2 तो C2H2। ये सही आंसर है, ये हमारा सी ऑप्शन है जो सही आंसर है। C2H2 एल्काइन का उदाहरण है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। CH3O C2H5 का IUPAC नाम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर सामान्य नाम पूछता है तो मेथिल ईथर हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ रहा है हमारा IUPAC नाम, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में चल सके। तो IUPAC नाम हमारा हो जाएगा मेथॉक्सीएथेन। इसका मतलब ईथर वाला होता है ना, एल्कोक्सी एल्केन होता है,
अल्कोक्सी अल्केन, इसका नामकरण इस तरह से किया जाता है, समझे। मतलब जिसका मतलब ईथर मतलब ऑक्सीजन जो है ना, मतलब जिसके तरफ ज्यादा मतलब है ना, इसका कम है, इसका एक है, तो इसको पहले लिखेंगे मतलब अल्कोक्सी की तरफ लिखेंगे। इसका कम है, जिसकी तरफ कम है उसको अल्कोक्सी की तरफ लिखेंगे, और जो ज्यादा उसको अल्केन की तरफ लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी तरफ एक ही कार्बन है, कार्बन की संख्या एक ही है, तो इसको अल्कोक्सी के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और इधर दो कार्बन है तो यहाँ पे एथेन, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो मेथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, C2H5OH, C2H5OH एथेनॉल का सूत्र होता है। इसका उपयोग किया जाता है हमारे ईंधन के रूप में, शराब के रूप में, बहुत चीज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको साधारण शराब भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, बनाएगा क्या जाके? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, ये मतलब हो गया। इसको अगर करना चाहते हैं तो कर लेते हैं इसको, ये हो गया समीकरण संतुलन। तो मतलब ये हो गया हमारा सूत्र। ये हमको दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्या बनाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके पहले तो निकालेगा ये सोडियम जिंकेट, पहले बनाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, और दूसरा आगे हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सिंपल है, इसका याद ही होगा Na2CO3। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात। ठीक है, अम्ल राज एक्वारेजिया में सांद्र HNO3 पूछ रहा है ना। सबसे पहले क्या होगा? HNO3, उसके बाद है HCl। HNO3 और HCl, पहले HNO3 और उसके बाद HCl है। तो कहने का मतलब हो गया HCl का अनुपात तो एक ही रहता है। HCl और नाइट्रिक अम्ल का पूछेगा तो मतलब 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब इतना अनुपात में इसको मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। ठीक है ना, अम्ल का 3 अणु, मतलब HCl का 3 अणु और इसका 1 अणु मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसका अनुपात हो जाएगा 1:3:1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है, लेकिन इसको पलट के पूछा, पहले नाइट्रिक अम्ल बोला, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला, तो इसको पलट देंगे तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, एक HNO3 और इधर HCl। एक मतलब फॉर्मूला भी, मतलब एक ट्रिक भी हो सकता है इसका। HCl में कितना मतलब अल्फाबेट है? HCl 3 है। एक्वारेजिया में इसका अनुपात कितना रहेगा? 3:1 मिला हुआ रहेगा। और फिर नाइट्रिक अम्ल का तो ऐसे भी आता है, 1 होगा 3:1 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1:3। ध्यान में देना है कि पहले HNO3 का है तो 1 को पहले रखेंगे, HCl बाद में का है तो 3 को बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। हटाओ, निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कैसे भी पूछे अम्लीय ऑक्साइड, ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड तो SO2 होता है। वैसे सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड होता है N2O5, ये होता है सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड। ये हमारा हो गया सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक ना,
तो N2O5 हो गया हमारा सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में है, ये भी है मेटल, ये भी है मेटल, ये भी मेटल, ये सिर्फ नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है जो अम्लीय होता है, तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा ना, लाल को नीला, याद रख लीजिएगा। लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा क्या? लाल को नीला करेगा क्षार, और नीला को लाल करेगा अम्ल। ठीक है, लाल को नीला करेगा क्षार, नीला को लाल करेगा अम्ल। ठीक है, अम्ल वैसे भी डेंजर का प्रतीक रहता है। अम्ल बहुत ही मतलब खतरनाक भी होता है, इस कारण खतरनाक का निशानी क्या होता है? लाल। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, नीला को लाल करेगा अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो क्षार करेगा नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? सामान्य पीएच मान, सामान्य पीएच परास रहता है हमारा 7.0 से 7.8। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 48 नंबर। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? जल में जो घुल गया वो जल में विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन भी घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मारेंगे फुचकारेंगे बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फुचकारेंगे बाहर निकल जाएगा। मेथेन भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी गैस है, मारेंगे फुचकारेंगे बाहर निकल जाएगा। बेंजीन भी नहीं मिलेगा, बेंजीन भी C6H6 होता है, इसका बेंजीन का सूत्र होता है। ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज आप लोग पिए होंगे घोर के ग्लास में। ठीक है, गर्मी के टाइम में मिलता है हम लोग, मतलब ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम, अमलगम कहने का अर्थ है कि मतलब ही क्या कहता है, पारा के साथ कोई भी मिल जाएगा, कोई भी धातु मिल गया ना, वो बना देगा अमलगम। हाइड्रोजन, यहाँ पे पारा है इसमें नहीं है, इसमें भी पारा नहीं है। वैसे कॉपर और टीन मिला के क्या बनाता है? कॉपर टीन, कॉपर टीन, तांबा टीन, ये बना देता है हमारा कांसा, और कॉपर जिंक मिलकर बना देता है हमारा पीतल। PbSn ये बनाएगा हमारा क्या कहता है, सोल्डर। और ये हो जाएगा Na+Hg, क्योंकि इसमें एक धातु और एक क्या है, ये पारा है। कोई भी धातु और पारा मिलकर बना देता है हमारा अमलगम। ठीक है, लिख लेते हैं, कोई भी धातु, कोई धातु प्लस पारा इज इक्वल टू अमलगम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। दांत वगैरह जो मतलब खुदर उधर रहता है ना, उसको भरने के लिए अमलगम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भी कई जगह पे उपयोग किया जाता है, खास जानकारी नहीं है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करेगी? तो जिंक को विस्थापित करने वाला किसमें पावर है भाई, जो जिंक को विस्थापित करेगा? तो देख लेते हैं, क्रियाशील समूह जिसको याद रहेगा वो ये बना लेगा। बस इतना ही, क्योंकि जिंक आ गया मेरा, बस हमको काम और आगे से नहीं है। ये रहा हमारा जिंक का स्थान, जितना इसके ऊपर जाएंगे ये कुल्ले उससे ज्यादा ताकतवर है। जो जितना ताकतवर रहेगा अपना छोटा होगा रहे तो भाग हटा देगा उसको। वहां पे क्या बोला, जिंक सल्फेट SO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के साथ प्लेटिनम को मिलाएंगे। प्लेटिनम तो पूरे नीचे है, प्लेटिनम तो अभिक्रिया नहीं करेगा इसके साथ। मिलाते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम भी नहीं करेगा। कॉपर, कॉपर इसके नीचे आता है, कॉपर इसके नीचे आता है Zn के बाद, तो कॉपर तो इससे छोटा है, जाएगा कि ये भैया हटिए, इसको मार के भगा देगा जिंक। लेकिन अगर एल्यूमिनियम इसके पास भेज देंगे, एल्यूमिनियम आ गया भाई, अब तुमको भागना पड़ेगा। एल्यूमिनियम आया,
अरे तो भाग, जिंक को डायरेक्ट हटाएगा, बना लेगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जिंक, ये हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, विस्थापित कौन किया? एल्यूमिनियम, ज्यादा क्रियाशील एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे जिंक को हटा रहा है एल्यूमिनियम, इसका सही आंसर एल्यूमिनियम। खत्म। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से, हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त कह रहा है ना, हमारे हृदय दिलवा जो है, तो दिलवा में से लेके जाएगा शुद्ध रक्त को, तो वो कौन लेके जाएगा? धमनी। हृदय दिलवा में से लेके जाएगा शुद्ध रक्त को, धमनी, और हृदय में लेके आएगा शुद्ध रक्त को, सीरा। ठीक है, अशुद्ध रक्त को लेके आएगा सीरा, भेजेगा धमनी। तो यहाँ पे धमनियां सही आंसर हो जाएगा। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का प्रतिशत मात्रा हमारे शरीर में होता है 55%, और बाकी 45% में लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, 45% में बाकी इतना है, आइए अकेले छेड़ लो 55%। ये चिपचिपा मतलब क्या कहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये सब है ठोस अवस्था में। ये सब जो पाया जाता है हल्के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये सिर्फ पाया जाता है द्रव अवस्था में प्लाज्मा। हमारे रक्त का 55% प्लाज्मा ही है, चिपचिपा पदार्थ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में जी मतलब इनके वर्ग में जितने भी पौधे आएंगे उनमें स्टोमाटा अनुपस्थित रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, सॉरी हाइड्रा में किण्वन पाया जाता है। ठीक है, वैसे ईस्ट में ही होगा क्योंकि हाइड्रा में तो मुकुलन होता है, सॉरी। अमीबा में पाया जाता है द्विखंडन, बहुखंडन पाया जाता है, और हाइड्रा में मुकुलन, और ईस्ट में होता है किण्वन। ठीक है, ईस्ट में मतलब जनन की विधि एक है किण्वन, जिसके माध्यम से ये अपने वंशज को बढ़ाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ईस्ट। ठीक है, अगला पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। अंडाशय जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो बन जाता है ये फल। फल वही मतलब अंडाशय मतलब धीरे धीरे परिपक्व होते होते बन जाता है ये फल, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कुछ देर पहले लिखे थे C6H12O6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्वांटासोम, जो कि मतलब प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ये मतलब कहीं भी आपको हो सकता है नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, लेकिन ये इसका आंसर होगा क्वांटासोम, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ठीक है, 57 का डी हो जाएगा। कितने लोग मारे होंगे क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसका आंसर होगा क्वांटासोम, प्रकाश संश्लेषी इकाई वही है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH। अंडोत्सर्ग का कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? बोल रहा नहीं होता है, तो यहाँ पे अमीबा में द्विखंडन होगा, पैरामीशियम में द्विखंडन होगा, लेशमानिया में भी द्विखंडन होगा ही, बस ईस्ट में होता है मुकुलन में, क्या कहता है, किण्वन। इसमें ईस्ट में हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और बाकी सब में द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है ऑक्सीजन का संतुलन। कैसे? तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं,
ठीक है। हम लोग तो ऑक्सीजन का ह्रास कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, मतलब उसको ले रहे हैं, फिर हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, प्रकाश संश्लेषण में उसको काम देता है, तो वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया वो पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, भोजन वोजन वगैरह बना लेता है, उसके बाद वो उत्पाद के रूप में छोड़ देता है हमारे लिए ऑक्सीजन। उस तरह से मतलब हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग छोड़ देते हैं ऑक्सीजन। इस तरह से पूरे वायुमंडल में इसका संतुलन बने रहता है। और मतलब धीरे धीरे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो फिर CO2 बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है पेड़ पौधा, इसके कारण हमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। 61 नंबर, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलेगा, पीत रस पीत से निकलेगा, आंत रस आंत से निकलेगा। तीनों का काम रहता है भोजन को तोड़ना, मड़ोड़ना, मतलब उसको सरल मतलब कण में विभक्त करना, जिसके कारण वो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। तो इनमें से इसका आंसर सभी हो जाएगा। पीत रस का भी काम रहता है पाचन में, अग्नाशय रस का भी, आंत रस का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन नामक पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय से ही ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पाचन किसको करता है? प्रोटीन को। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम काम करता है। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछता है कि प्रोटीन के पाचन में कि किस एंजाइम का कार्य होता है, तो ये पूछ मतलब ऑप्शन बनाएगा ट्रिप्सिन, मार दीजिएगा, सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहां से होता है? मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहां से होता है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये मुख गुहा से। जैसे हम मुंह में लिए खाना भोजन, और वैसे ही कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यहीं पे पच जाता है। ठीक है, मुख गुहा से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा हो गया मुख गुहा, यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा पाचन की क्रिया, यहाँ पे हो गया खत्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहीं पे पूरा पच उच के बराबर हो जाता है। उसके बाद बाकी जो बचता है वो पेट के अंदर जाता है, फिर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों को पाचन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हो गया? मुख गुहा से, फिर धीरे धीरे जाके रेक्टम के माहे सलाग्री पर बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज ये भी एक एंजाइम है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ये भी मतलब बहुत टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए इसको हो सकता है तो आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये काम देगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये होता है कोशिका द्रव में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ओजोन परत है ओजोन परत हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक। अगर ये ओजोन परत नहीं रहा, समझो कि हम लोग नहीं रहे, मतलब हमारे मतलब मनुष्य का जो अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है अगर ओजोन परत ना रहा तो। क्योंकि ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरण आता यूवी रे, उसको छान के भेजता है हमारे पास। अब धीरे धीरे मतलब CFC का यूज होने लगा है, हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। AC में, कूलर में, एयर फ्रेशनर में, रूम फ्रेशनर में, परफ्यूम में, बहुत चीजों में CFC गैस का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जो मतलब ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत को क्षय करता है। ओजोन परत कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दीवार है, वो गैसों का मतलब एक जाल है, जिसको मतलब ये जो CFC गैस जा रहा है ना नीचे से, हम लोग छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, परफ्यूम मार के जाता है घूमने टहलने की, लोग हमको देखेगा, इसी से सबसे ज्यादा मतलब CFC के कारण बहुत ज्यादा वो लोग क्षय होते जा रहा है ओजोन परत। और हमारे लिए ये मतलब खुशी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा हानिकारक मतलब करेगा ये हमारे त्वचा के कैंसर के लिए, मोतियाबिंद के लिए, समझ लो कि बॉडी का पूरा हालत ही खराब कर देगा अगर ये पूरी तरीके से क्षय हो गया तो। हल्का फल्का कहीं पे हुआ था लगता है,
कहीं पे मतलब ये 6 हुआ था। हाँ, धीरे धीरे वो पतला भी होते जा रहा है, मान के चलो वो इतना था ना तो धीरे धीरे इतना होते जा रहा है, और भी अभी घटेगा अगर आप लोग इसका यूज करना बंद ना करें तो इसका हो जाएगा लाभदायक ही है भाई, लाभदायक ही है। उच्च उच्च ताप पर चाहे रहे चाहे निम्न ताप पर, हमेशा ये लाभदायक है ओजोन परत। 68 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन फूल में नर जननांग है? नर जननांग है पुंकेसर, स्त्रीलिंग जननांग है स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर पाया जाता है किसमें, किसमें पाया जाता है पुंकेसर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल सॉरी किलो जूल प्रति मोल। ठीक है ना, इतना ऊर्जा एक पौधे के श्वसन के अंतर्गत एटीपी के रूप में निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल वायु की अनुपस्थिति में बनता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम अवायवीय श्वसन बनता है। ठीक है, अवायवीय रूप में बनता है। अगला 71 नंबर, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैसों के परिवर्तन में भाग लेता है, परिवहन में भाग लेता है सॉरी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन का वाहक है। हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हर एक अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा, अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण हमें एनीमिया होने का ज्यादा चांस है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। और लाल रक्त कोशिका कणिका ही है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यही क्या करता है कि श्वसन की गैसों के परिवहन में भाग लेता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जितना भी आ रहा है ना, उसको ये लाल रक्त कोशिका उसको अपने अंदर लेता है, उसके बाद हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है, बिल्कुल सेकंडों में ये काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब बेकार पदार्थ, मतलब हमारे शरीर में भी अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र आदि अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया वगैरह, उसको हम हमेशा निकालते रहते हैं, तो ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये पत्तियों में भी पाया जाता है, छाल में भी उपस्थित रहता है, कोशिका रिक्तिकाओं में भी उपस्थित रहता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? तो किसी भी एंजाइम का स्रावित नहीं करेगा ग्रास नली। ग्रास नली यहाँ से जाता है ना, तो ग्रास नली में कोई भी किसी भी चीज का ना पाचन होता है ना कुछ होता है, इसमें कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली। मुख से भी निकलता है, अमाशय से भी अमाशय रस निकलता है। मुख से क्या निकलता है, क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? ये एडीएच की उपस्थिति में मूत्र की सांद्रता निर्भर करती है। और आप कितना ज्यादा मतलब सांद्र चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस पर भी ये निर्भर करता है सांद्रता। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है कहने का मतलब ये पौधे की वृद्धि में नहीं, उसके घटाने में काम करता है। जैसे कि मान के चलो हमें हमारे कोई फ्रेंड है, हमें कोई आगे बढ़ाना चाहता है, कोई पीछे भगाना चाहता है, हमसे पूछ लिया कि इन दोनों दोस्त में कौन तुमको मतलब वृद्धि कराना चाहता है, तो हम अपने फ्रेंड का नाम लेंगे, भाई ये हमको मतलब बढ़ाना चाहता है, ये हमको घटाना चाहता है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमें कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, वृद्धि इसका करना ही नहीं चाहता बेचारा। जिबरेलिन भी करेगा, ऑक्सीन भी करेगा, साइटोकाइनिन भी करेगा, लेकिन ये जो चुट्टा है ना एब्सिसिक एसिड, ये नहीं करेगा। इसको पौधों में उपस्थित रहता है, ये अगर ये एब्सिसिक एसिड अगर बढ़ गया ना पौधों में, पौधे को बढ़ने ही नहीं देगा, बढ़ने ही नहीं देगा पौधे को। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? किस तंत्र का भाग है मानव हृदय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन का आ गया भाई, ये परिवहन तंत्र। मानव हृदय सबसे इंपॉर्टेंट भाग परिवहन तंत्र। अगर परिवहन तंत्र हमारे बॉडी में नहीं रहा ना,
तो हमारे बॉडी में पंप नहीं होगा, दिल की धड़कन जो कहते हैं ना, मेरी दिल की धड़कन है, वो नहीं कह पाएंगे आप अगर ये हृदय नहीं रहा तो, समझे। तो ये हमारा परिवहन तंत्र का भाग है। ये परिवहन तंत्र मतलब पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, पंप करता है, निकालता है, पंप करता है, फुसकारता है, मतलब ऐसे ही कर करके पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। ये लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट कीजिए। अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने दिया कमेंट करने के लिए, इसका कमेंट हमको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 78, श्वसन की क्रिया में निम्नांकित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? अभी मैंने बताया कि श्वसन की क्रिया में हम लोग किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन भाई। ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। पूरे श्वसन के उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, जल निकालेंगे और ढेर सारा ऊर्जा निकालेंगे, जिससे हमारा बॉडी काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ये लो, कितना मक्खन सा क्वेश्चन है। C6H12O6। अब इसमें ये भी कुछ पूछने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछता है बिहार बोर्ड, क्या करेंगे, पूछता है तो बताना पड़ता है। ग्लूकोज के में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6, सिंपल है। यहाँ पे 6 सावा अभी दिख रहा है, 6 वो परमाणु अणु इसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है। अंत वाला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया जिसको हम ना चाहते हुए भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनैच्छिक क्रिया जैसे में हमारा दिल का धड़कन, जिसको कहते हो दिल का धड़कन, हमारे बॉडी में मान के चलो श्वसन भी एक तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादा देर तक कंट्रोल किए रहे तो स्वर्ग से धार जाओगे। तो यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं चल रहा हूं, ये हमारा है, मैं अपनी इच्छा से चल रहा हूं, मेरा इच्छा रुकने का है तो मैं रुकूंगा, बोलने का मन कर रहा है मैं बोलूंगा। लेकिन अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मेरे को टॉयलेट लग गया, इस पे मेरा कंट्रोल है? टॉयलेट लग गया, अब लग गया, करना ही पड़ेगा, मजबूर होकर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, करना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन लगना ये मेडुला बताएगा कि भाई तुमको टॉयलेट लग रहा है, तुमको लगेगा ही लगेगा। तो मेडुला क्या करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। पलकों का झपकना, मारेगा ऐसे अपने आप पलक झपक जाएगा, खुले रहेगा तो चल जाएगा। तो इसका मेडुला कंट्रोल करता है। मस्तिष्क की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करता है कंट्रोल? मेडुला। और ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है भाई? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो ये हो जाएगा हमारा सेरिबेलम। ये हमारे बॉडी का संतुलन भी बनाए रखता है। सेरिबेलम दारू पीने का नहीं देखता है, चल रहा है, टग रहा है, तो इसको कह देंगे सेरिबेलम उसका खराब हो गया, इस पे माइंड पर प्रभाव डाल देता है सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क में ये दोनों भाग पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम, ये दोनों मतलब पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। तो ये आपका समाप्त होता है। तो जय हिंद, आप लोग को फिर देखेंगे। और इसको थोड़ा आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे भाई बहनों को और भी ज्यादा नॉलेज मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, ताकि हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है द स्टार क्लासेस 4.0 वो जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा मतलब ऊंचे पोस्ट तक जाए। जय हिंद, तब तक के लिए बाय।